जय हिंद साथियों, आप सभी का इस लाइव क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती जो कि 21,391 पदों पर आई है, उसके लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और दोस्तों, अगर आप लोग बिहार पुलिस सिपाही के लिए कोई अच्छी प्रैक्टिस सेट बुक लेने की सोच रहे हैं तो आप लोग ये किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। इस बुक में 20 प्रैक्टिस सेट और साथ में 5 सॉल्व पेपर दिए गए हैं। तो आप लोग इस बुक से जीके जीएस, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, व्याकरण हर तरह के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। इस बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो उससे पहले ये बिहार पुलिस 2023 के लिए अभी इस चैनल पर जितने भी क्लास चल रहे हैं सभी का क्लास टाइमिंग दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सभी क्लास के पीडीएफ और जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं सभी आपको टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? चलिए आप सभी आंसर बताइए। और देखिए, आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर बताना है इनमें से कौन ऊर्जा का समृद्ध स्रोत होगा। तो पहले प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है। और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत पूछे क्या है तो याद रखिएगा चावल। और प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किसमें पाया जाता है तो इसे भी नोट कर लीजिए, सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। दूसरा प्रश्न है, मलिक काफूर किसका जनरल था? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे और आपको लाइव चैट का ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप लोग क्लास टाइमिंग पर ही क्लास को अटेंड करेंगे। और क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो मलिक काफूर किसका जनरल था? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी। तो मलिक काफूर जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। अब अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसके दरबार में रहते थे अमीर खुसरो, जिसको भारत का तोता भी कहा जाता है, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने अपने आप को सिकंदर ए सानी भी कहा था। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है, दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है तो याद रखिएगा भद्रबाहु को। सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है भद्रबाहु को। आगे देखिए, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? चलिए आंसर कीजिए, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है और इसी महासागर में है विश्व की सबसे गहरी खाई जिसका नाम है मेरियाना गर्त। ये किस महासागर में है तो नोट कर लीजिए, प्रशांत महासागर में। आगे देखिए, ओजोन का निर्माण कहाँ पर होता है? बहुत ही सिंपल है, ओजोन के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है। देखिए, वायुमंडल में कुल 5 परतें हैं जिसमें पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल। और इसी में जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है क्षोभ मंडल में, उसके ऊपर आता है समताप मंडल। और इसी समताप मंडल में मिलता है ओजोन लेयर जिसका अनुसूत्र होता है O3, ध्यान रखेंगे। और इसी समताप मंडल में जितने भी हवाई जहाज और वायुयान होते हैं उड़ते हैं समताप मंडल में। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल आंसर होगा बी ऑप्शन, समताप मंडल। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो 16
सितंबर को। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, यानी कि केंद्रीय चावल पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप सभी, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के कटक में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो फिलीपींस के मनीला में है। कानपुर की बात करें तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द से क्या निर्दिष्ट होता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द का क्या अर्थ होता था। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, तो 7वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे सिक्का बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सिक्का। और आपसे पूछा जाएगा कि चांदी का टंका तथा तांबा का जो जित्तल है किसने चलाया था, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चांदी का टंका तथा तांबा का जो जित्तल है इल्तुतमिश ने चलाया था। रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है। और देखिए दोस्तों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को एक बार दिल से ज़रूर लाइक कर दें। तो यहाँ पे रक्त की बात करें तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है रक्त का कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है, तो याद रखिएगा ये श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC कार्य करता है, ध्यान रखेंगे। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। लाल रक्त कोशिका RBC, इसका जीवन काल पूछा जाता है 120 दिनों का होता है। और WBC का जीवन काल 1 से लेकर 4 दिनों तक होता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, कृष्णदेव राय का अमुक्त माल्यद किस भाषा में लिखा गया है। बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, आंसर कीजिए फटाफट से। देखिए, कृष्णदेव राय पूछा जाता है ये किसके समकालीन थे, तो ये बाबर के समकालीन थे। और इनकी रचना है अमुक्त माल्याद। और ये किस भाषा में है, तो याद कर लीजिए ये तेलुगु भाषा में है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। कृष्णदेव राय कौन थे, तो तुलु वंश का महान शासक था कृष्णदेव राय। आगे देखिए, अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईने ए अकबरी कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा तृतीय भागों को, अकबरनामा के तृतीय भागों को आईने अकबरी कहा जाता है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 11 का, तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, ये है बनारस अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पारित किया गया। चलिए 12 के लिए आंसर बताइए। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया। तो यहाँ पर सही जवाब है लाहौर अधिवेशन। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, बम्बई में। कब, तो 1885 में। अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप लोग कमेंट करके बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ। दांडी मार्च का तत्कालिक उद्देश्य क्या था।
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था दांडी मार्च के साथ 1930 में, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। तो दांडी मार्च का तात्कालिक उद्देश्य क्या था? तो बहुत ही सिंपल है, नमक कानून को तोड़ना। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ध्यान रखेंगे। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न बनता है, आप लोग नोट कीजिए। स्वराज पार्टी, ये सभी इंपॉर्टेंट है, बता देते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। एक पूछा जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सचिंद्र सान्याल। नोट कर लीजिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सचिंद्र सान्याल। आगे देखिए, जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? चलिए 15 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो याद रखिएगा श्रमिक दल यानी कि लेबर पार्टी की सरकार थी। और जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, पूछा जाता है। तो याद रखिएगा क्लीमेंट एटली। और भारत के स्वतंत्र होने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष भी पूछा जाता है, तो जेबी कृपलानी। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इस क्लास के साथ साथ आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले पूरा लुसेंट बुक को समाप्त करना होगा, क्योंकि लुसेंट बुक से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लुसेंट बुक से अगर आप लोग टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास करना चाहते हैं तो डेली शाम 7:30 बजे की क्लास कर सकते हैं। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, दिवाकर स्टडी IQ के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, जाकर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता ये सभी क्लास हो चुके हैं। आज आपका चलेगा दूसरा टॉपिक। तो आगे देखिए, माउंटबेटन की स्वतंत्रता एवं भारत विभाजन की योजना को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3 जून योजना। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। माउंटबेटन की स्वतंत्रता एवं भारत विभाजन की योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, धोंदू पंथ को जिस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था वह था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 17 का आंसर है ऑप्शन बी, नाना साहेब। तो याद रखना है नाना साहेब का मूल नाम क्या था? धोंदू पंथ। और भी यहाँ से प्रश्न बनता है, जैसे कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो याद कर लीजिए मूल शंकर। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। महात्मा गांधी का मूल नाम क्या था? करमचंद गांधी। सभी को याद कर लीजिए। भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में किसे जाना जाता है? चलिए आंसर कीजिए और इस प्रश्न का आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो सोच समझकर आंसर करना है। केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका शासन होता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका शासन होता है? तो याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेशों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का शासन होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष पश्चात करते हैं? और जितने भी प्रश्न आपके सही होंगे सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है वित्त आयोग के बारे में
संविधान के अनुच्छेद 280 में बताया गया है और राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान जो है ये ब्रिटेन देश के संविधान पर आधारित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार को। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 था। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है और नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में बताया गया है, ध्यान रखेंगे। और रूस देश के संविधान से क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य को, जिसकी संख्या वर्तमान में 11 है। आम चुनावों में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। आम चुनावों में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? तो याद रखिएगा, अधिकतम जो है 2 संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। आगे देखिए, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो सही जवाब है केरल उच्च न्यायालय। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लक्षद्वीप की बात करें तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की राजधानी है कवरत्ती। लक्षद्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। ये भारत का नीचे साइड का मैप है, बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। तो लक्षद्वीप यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, याद रखेंगे। लक्षद्वीप जो है 36 द्वीपों का एक समूह है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है तथा यहाँ से कौन सा खनिज निकाला जाता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो सबसे पहले बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो है ये कर्नाटक राज्य में है और यहाँ से कौन सी खनिज निकाली जाती है? तो लौह अयस्क। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, लौह अयस्क और कर्नाटक। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? तो इंडोनेशिया द्वीप को। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को, याद रखिएगा, फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। पवन की गति को दर्शाने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो पवन की गति को दर्शाने के लिए ब्यूफोर्ट स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की सबसे बड़ी व लंबी प्रवाल भित्ति है, ये कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए। ध्यान रखना है, विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति कौन सी है, सबसे बड़ी और लंबी? तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती भाग में स्थित है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती भाग में, ध्यान रखेंगे। और देखिए, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है जो विश्व की सबसे बड़ी क्या है, प्रवाल भित्ति है, ये किस महासागर में स्थित है? तो याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में, इसे भी ध्यान रखेंगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश कौन कौन से हैं? यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसके अंतर्गत आने वाले देश कौन कौन से हैं? तो चलिए बता देते हैं, नोट कीजिए। सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सही जवाब है, देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है, सोमालिया, इथियोपिया और क्या, जिबूती। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के
अंतर्गत आने वाले देश है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, वातावरण व जीवों के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं। और एक भी दिन क्लास को मिस नहीं करना है, डेली क्लास अटेंड कीजिए। तो वातावरण व जीवों के संबंध में अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो सही जवाब है ए ऑप्शन, याद रखिएगा। न्यूमुर द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो न्यूमुर द्वीप की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, तो अभी हमने आपको बताया अरब सागर में। कार निकोबार द्वीप पूछे तो ये भी बंगाल की खाड़ी में। मिनिकॉय द्वीप पूछे कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें, पूछा जाता है। भारत में आय व संपत्ति के वितरण की असमानताएं हैं, इसका मतलब क्या है। चलिए आंसर बताइए। भारत में आय और संपत्ति के वितरण की असमानताएं हैं, इसका मतलब क्या है। तो याद रखिएगा, इसका मतलब है अर्थव्यवस्था क्या है, अल्प विकसित है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। अर्थव्यवस्था क्या है, तो अल्प विकसित है। आगे देखिए, योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है। और अभी देखिए, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो यहाँ पर बताना है योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है। तो 32 का आंसर क्या होगा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति। आप लोग कमेंट करके बताइए, वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को किस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होगा, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को किस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। तो सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा, चतुर्थ योजना। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, चतुर्थ योजना। आप लोग कमेंट करके बताइए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया है, तो देखते हैं कितने बच्चों को याद है। भारत में बेरोजगारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय उद्योगों के लिए आदर्श तकनीक कैसी होनी चाहिए। और आपको ये भी बता देते हैं, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो भारत में बेरोजगारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय उद्योगों के लिए आदर्श तकनीक कैसी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, श्रम प्रधान। डायरेक्ट याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसी होनी चाहिए, तो श्रम प्रधान होने चाहिए। कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होता है। तो दोस्तों, कुकिंग गैस ये किसका मिश्रण होता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है कुकिंग गैस। व्हेल मछली किस वर्ग में आती है। तो डियर स्टूडेंट, व्हेल मछली जो है ये किस वर्ग में आती है, स्तनधारी में। हमने आपको पहले भी बताया था। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी व्हेल पूछे तो शार्क मछली है, याद रखेंगे। एक पूछा जाता है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो मत्स्य वर्ग, याद रखिएगा। और मेंढक ये किस वर्ग में आते हैं, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। उभयचर में आते हैं क्या, बोलिए फटाफट से। विटामिन डी के सृजन के निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है। तो चलिए इसका भी बता देते हैं। कुछ बच्चे इसका आंसर सही भी बता रहे हैं। मेंढक जो है उभयचर में आते हैं, ध्यान रखेंगे। तो विटामिन डी आंसर क्या होगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम आप सभी जानते हैं, कैल्सीफेरॉल होता है। रेटिनॉल किसका होता है, विटामिन ए का होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, फोलिक अम्ल ये किस विटामिन का है, विटामिन B6 का है या फिर विटामिन B9 का। भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। और तेंदुपत्ता से क्या बनता है, शायद हमने कल या परसों आपको समझाया था, तो उसको भी कमेंट करना है।
और देखिए जितने भी प्रश्न पूछते हैं सभी का आंसर देने का प्रयास आप सभी जरूर करें, आपका रिवीजन होता है। तो भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। जूट का भी पश्चिम बंगाल है। गेहूं का पूछे तो उत्तर प्रदेश है। कहवा पूछे कर्नाटक है, सभी को ध्यान रखें। और कपास पूछे तो महाराष्ट्र गुजरात। अब ऑप्शन में जो रहे, चाय की खेती प्रायः होती है, तो चाय की खेती जो है ये प्रायः होती है पहाड़ी ढलानों पर। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पहाड़ी ढलानों पर। और चाय निर्यात के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन है, तो ये केन्या है, याद रखेंगे केन्या है। और विश्व प्रसिद्ध उलुंग किस्म की चाय, ये पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि विश्व प्रसिद्ध चाय उलुंग किस्म की जो है ये किस देश में होती है, तो ताइवान में, याद रखेंगे। आगे देखिए, एजरा कप किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए एजरा कप ये पोलो से संबंधित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अमृत दीवान कप किससे संबंधित है, पूछा गया था, फुटबॉल खेल से है। आगा खां पूछे हॉकी से संबंधित है, सभी को ध्यान रखें। आगे देखिए, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया, चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो याद कर लीजिए ब्रिटिश और हैदर अली के मध्य प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है, टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी 1799 में किस युद्ध में हुई थी, तो याद रखिएगा चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, आप लोग कमेंट कीजिए। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, चलिए आंसर बताइए। और आप सभी कुछ दिन वेट कीजिए, फिर आपको लुसेंट बुक से भी डेली होमवर्क दिया जाएगा। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, इसका सही जवाब क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो पोलो खेलते समय। और इसी को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, क्यों, क्योंकि ये लाखों में दान करते थे। एक लकड़ी क्या है, तरल ईंधन है, ये प्रश्न पूछा हुआ है, स्टार मार्क कर लीजिए। प्राथमिक ईंधन है, द्वितीयक ईंधन है, या फिर शोधित ईंधन है। तो एक लकड़ी जो है ये क्या है, तो याद रखिएगा प्राथमिक ईंधन है। और आज 8:30 बजे की क्लास को जरूर देखना है। आज क्या करेंगे हम लोग, 2010 से लेकर 2022 तक में जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, विटामिन सी के कारण। 1 माइक्रोन बराबर है, तो हमने आपको पहले भी बताया है 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 1/1000 मिलीमीटर। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अतिचालक का लक्षण क्या है, तो अतिचालक का लक्षण, कुछ बच्चे यहाँ पे शून्य बताएंगे और कुछ उच्च, तो आंसर जो होगा आपका ए होगा। अतिचालक का लक्षण क्या होता है, उच्च पारगम्यता। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, रेडियम की खोज किसने किया था, तो मैडम क्यूरी ने, ध्यान रखेंगे। तो किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, पिच ब्लेंड से। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी किस प्रकार की होती है, तो आंसर क्या होगा, खोखली होती है। तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, खोखली। कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है, तो शायद हमने कल भी बताया था, ये होता है सुबेरिन। आगे देखिए, जैव विविधता शब्द किसने दिया, ये आखिरी प्रश्न है। तो जैव विविधता शब्द ये दिया है किसने,
तो याद रखिएगा वाल्टर रोजन, यहाँ पे सही कर लेंगे, वाल्टर रोजन ने दिया है। और प्रत्येक वर्ष विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को, इसे भी नोट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइए आज का यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा।